क्लासेस। मैं हूँ गुफराना। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन की 8 क्लासेस को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो वो सारी की सारी 8 क्लासेस जो हैं वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, सेकेंड ईयर में अगर आप जाओगे इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर मैकेनिकल, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जो सेक्शन है सेकेंड ईयर वाला, उसमें आपको 8 क्लासेस आपको वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की मिल जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स 8 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद अब हमने जो है फ्रेंड्स मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं। तो जो आपका पहला मॉक टेस्ट हुआ था एनर्जी कंजर्वेशन का फ्रेंड्स, वो हुआ था 20 अगस्त 2001 को। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है वो भी फ्रेंड्स हमने टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अगर नहीं देखा तो उसको टेलीग्राम चैनल से आप उसको हमारे देख सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट 1 के जो सॉल्यूशंस थे वो क्या क्या थे। ठीक है, कि किसका क्या करेक्ट आंसर था। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक्स भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आपका जो मॉक टेस्ट था उसका पहला क्वेश्चन था आपका कि एनर्जी से रिलेटेड था। वो ऊर्जा स्रोत जो अटूट है उन्हें कहा जाता है। मतलब जो भी आपका मतलब जिनको जो वो एनर्जी सोर्स जिनको तोड़ा नहीं जा सकता या फिर जो फिर अटूट है, तो उनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है कमर्शियल एनर्जी और वाणिज्य ऊर्जा, ऑप्शन बी प्राथमिक ऊर्जा, ऑप्शन सी अक्षय ऊर्जा, या फिर ऑप्शन डी सेकेंडरी एनर्जी। तो फ्रेंड देखिए, इसमें आपको पता है कि ऐसा मतलब ऐसी एनर्जी जिसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, जो अटूट है, वो कहलाती है रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा। अक्षय का मतलब, क्षय का मतलब होता है जो इसका क्षय ना हो सके, मतलब अक्षय। तो ऐसी एनर्जी जो कि खत्म नहीं होती वो कहलाती है अक्षय ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स? एग्जाम्पल होते हैं, एक तो होता है सोलर एनर्जी। ठीक है, सनलाइट डेली आ रही है, ठीक है, वो ऐसे क्या है, ऐसे खत्म नहीं हो रही है, सोलर एनर्जी होगी आपकी। दूसरा हो गया फ्रेंड्स विंड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड रिन्यूएबल एनर्जी से। तो आप याद रखिएगा, ऐसी एनर्जी जिसको अटूट कहा जाता है या फिर एनजॉक्सिबल कहलाती है, वो होती है रिन्यूएबल एनर्जी। तो फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? सेकंड क्वेश्चन है संयंत्र ऊर्जा प्रदर्शन की गणना के लिए निम्न में से कौन सा डाटा आवश्यक नहीं है। तो हमें ये करना है क्या कि हमें कुछ एनर्जी को प्रदर्शन की गणना करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऐसा कौन सा डेटा है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऑप्शन ए है वर्तमान वर्ष का उत्पादन, ऑप्शन बी है संदर्भ वर्ष का उत्पादन, ऑप्शन सी है संदर्भ वर्ष ऊर्जा उपयोग, या फिर ऑप्शन डी क्षमता उपयोग। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी क्षमता उपयोग। तो देखिए, आप याद रखिएगा, जब भी आपको ऊर्जा प्रदर्शन की गणना करनी है तो उसमें आपको कभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का यूज़ नहीं करना हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक एनर्जी सोर्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर है वो थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ एरर हो गई। ठीक है, याद है नॉट अ प्राइमरी एनर्जी। तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि प्राइमरी एनर्जी नहीं है। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारी जो एनर्जी होती है वो 2 टाइप से होती है। एक होती है प्राइमरी एनर्जी और दूसरी होती है सेकेंडरी एनर्जी। ठीक है, तो प्राइमरी एनर्जी फ्रेंड्स होती है जो हमें अर्थ पर ऐसे ही मिलती है। जैसे आपको देखिए, प्राइमरी एनर्जी क्या मिल रहा है आपको, वुड मिल रही है, लकड़ी मिल रही है, ठीक है, और सनलाइट है। ये सारे का सारा जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो सारे प्राइमरी एनर्जी के होते हैं जो आपको ऐसी रॉ फॉर्म में मिल रही है। सेकेंडरी एनर्जी फ्रेंड्स वो होती है जिससे कि आप बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने बनाई है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या है कि आपने यूज़ किया गया, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनाई है या फिर किसी और चीज़ से बनाई है, तो डिपेंड करता है। वो जो बनती है, जो अर्थ पे ऐसी फॉर्म में मिल रही है, वो कहलाती है प्राइमरी, और प्राइमरी को यूज़ करके जो हम बनाते हैं वो कहलाती है आपकी सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो देखिए नेचुरल गैस ये तो आपको अर्थ पर ही मिलती है, तो ये क्या है, प्राइमरी है। ऑयल भी क्या आएगा इसमें, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। लकड़ी भी आपको अर्थ पे मिल रही है, तो ये है प्राइमरी एनर्जी सोर्स। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको अर्थ पे डायरेक्टली नहीं मिल रही है, उसको आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो कहलाएगी फ्रेंड्स आपका सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। तो इसमें कौन सी एनर्जी है जो कि प्राइमरी एनर्जी नहीं है, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी है वो सेकेंडरी एनर्जी सोर्स में आती है, ना कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से फ्रेंड, ऊर्जा स्रोत जो या तो पाए जाते हैं या प्रकृति में संग्रहित होते हैं। आपको बात करनी है यहाँ पे एनर्जी सोर्स की, कि या तो अर्थ पर हैं या फिर अर्थ में पहले से बनाए जा रहे हैं या अर्थ में पहले से वो स्टोर है। तो पहला है ऑप्शन ए सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, ऑप्शन बी है प्राथमिक एनर्जी सोर्स,
बोथ ए एंड बी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपको पता है कि अर्थ में कौन कौन से हैं, दोनों ही हैं, ठीक है। ये तो पाए जाते हैं या फिर प्रकृति में संग्रहित हैं। जो पाए जाते हैं वो कहलाते हैं, मतलब जो पाए जा रहे हैं तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही हो सकते हैं। तो उसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी देश के पास वैश्विक कोयला भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पर जो कोयला जो है वो बहुत ज़्यादा रिजर्व है, कोल जो है वहाँ पे पहले से ही मतलब रिजर्व है। तो ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है यूएसए, या फिर ऑप्शन डी इंडिया। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी यूएसए। आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो कोल रिजर्व है वो यूएसए में है, ठीक है। अगर हम विश्व की बात करें सारे देशों में सबसे ज़्यादा कहाँ कोल रिजर्व है वो है यूएसए में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व में तेल भंडार के आखिरी समय तक रहने का अनुमान है कि ऐसा कौन सा टाइम है जबकि आपका जो तेल है वो अवेलेबल है अर्थ में, ठीक है, अर्थ में स्टोर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 45 ईयर्स, ऑप्शन बी है 60 ईयर्स, 200 ईयर्स, या फिर 75 ईयर्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए 45 ईयर्स। तो फ्रेंड्स ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 45 वर्षों के बाद जो है ये जो ऑयल है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, जीडीपी की प्रति यूनिट ऊर्जा की खपत को निम्न कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें बोला कि जो एनर्जी कंजम्पशन की जो यूनिट होती है जीडीपी, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एनर्जी रेशियो, ऑप्शन बी है एनर्जी इंटेंसिटी, या फिर ऑप्शन सी पर कैपिटल कंजम्पशन, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, ऊर्जा की तीव्रता, ठीक है। तो एनर्जी इंटेंसिटी जो है वो क्या कहलाती है, वो जीडीपी कही जाती है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की कुल मात्रा। तो फ्रेंड्स हमें बताना कि फॉसिल फ्यूल कितना है। अगर आपके टोटल प्राइमरी एनर्जी जो है जो आपको अर्थ में मिल रही है उसमें फॉसिल फ्यूल कितना है। तो फॉसिल फ्यूल्स में देखिए ऑप्शन ए है 85%, ऑप्शन बी है 75%, ऑप्शन सी है 95%, या फिर ऑप्शन डी 55%। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 85%, ठीक है। आप याद रखिए जो फॉसिल फ्यूल की जो मात्रा है वो है अर्थ पर 85%। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिनियम का नाम जो बिजली क्षेत्र के गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रस्तावित है। तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो नेम द एक्ट विच इज प्रपोज टू ब्रिंग द इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। तो हमें ऐसे बताना है कि जो बिजली क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए है रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998, ऑप्शन बी है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, या फिर सप्लाई एक्ट 1948, या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी 9, मतलब 9 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, विद्युत अधिनियम एक्ट 2003। तो फ्रेंड ये जो था ये नियम आया था, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, वायु प्रदूषण में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान है। तो फ्रेंड कोई भी अगर सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कौन सी गैस की वजह से होता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, या फिर सल्फर ऑक्साइड, या फिर पार्टिकल जो धूल कण होते हैं ना उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बताइए, इसमें जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। आप किसी भी चीज़ को जलाते हो, ठीक है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और सबसे ज़्यादा उसी की वजह से एयर जो है वो पॉल्यूटेंट होती है। तो सबसे ज़्यादा जो वायु प्रदूषण के लिए योगदान देती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की ऊर्जा की तीव्रता विश्व औसत का गुना है। फ्रेंड्स ये विश्व नहीं विश्व है, ठीक है, वर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है वो। तो ऑप्शन ए है 1.5, ऑप्शन बी है 2.5, 3.6, या फिर 10। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 1.5। तो विश्व की ऊर्जा तीव्रता, विश्व का कितना मतलब भारत की जो ऊर्जा तीव्रता है वो वर्ल्ड का कितने गुना है, 1.5% है, मतलब 1.5 टाइम्स है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, एयर कंडीशनर जैसे उपकरण की ऊर्जा दक्षता निर्धारित करने के लिए बीई द्वारा शुरू की गई प्रणाली है। तो ऑप्शन ए है स्टार रेटिंग, ऑप्शन बी है मून रेटिंग, ऑप्शन सी है सन रेटिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टार रेटिंग। आपको पता ही है
कि आजकल हर जगह हम किसका यूज़ कर रहे हैं, आजकल हम जो यूज़ करते हैं स्टार रेटिंग का यूज़ करते हैं। तो बी ने जो स्टार्ट किया था एयर कंडीशनर के लिए वो स्टार रेटिंग थी। तो मैक्सिमम कितने स्टार्स होते हैं, 5 स्टार होते हैं, और उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितने स्टार दे रहे हैं। ठीक है, लुक वाइज होता है, वर्किंग वाइज होता है, काफ़ी सारी चीज़ें वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में बिजली की हानि पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि जो भी आपका ट्रांसमिशन लाइन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसमें जो लॉस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए है करंट इन द लाइन, मतलब लाइन में जितना करंट है उस पर डिपेंड करता है, या फिर लाइन में कितना प्रतिरोध है उस पर डिपेंड करता है, या फिर लाइन की लंबाई पर, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड जो किसी भी लाइन में अगर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसमें जो लॉस हो रहा है वो लाइन की करंट पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है मोटर की गति द्वारा को बदला जा सकता है, मतलब मोटर की गति को किसके द्वारा बदला जा सकता है। तो ऑप्शन ए है चेंज सप्लाई फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दें आप, या फिर ऑप्शन बी पोल्स की संख्या को चेंज कर दें, या फिर मल्टी स्पीड वाइंडिंग का उपयोग करके, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव के। इन तीनों पर ही डिपेंड करती है। तो आप उसको क्या करो, फ्रिक्वेंसी चेंज कर दो, या फिर पोल्स की संख्या चेंज कर दो, या फिर मल्टीपल वाइंडिंग्स का यूज़ कर लिया जाए। तो ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे अधिक दक्ष है, मतलब ये बताने कि कौन सी जो मोटर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो फ्रेंड्स पहला है TEFC। तो TEFC की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है टोटली enclosed fan cooled ठीक है। तो TEFC स्टैंड फॉर टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड। अब ऑप्शन बी है SPDP। तो ऑप्शन SPD की फुल फॉर्म है स्क्रीन प्रोटेक्टिव ड्रिप प्रूफ। ऑप्शन सी है बोथ, या फिर डी। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए TEFC। तो फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा मोर एफिशिएंट होती है वो है टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड मोटर जो होती है वो मोर एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू SPDP। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पावर फैक्टर और आभासी शक्ति का अनुपात है। तो फ्रेंड्स इसमें जो यहाँ पे क्या आएगा, किसका अनुपात होता है, आपको अपरेंट पावर के साथ साथ कौन सी और पावर होनी चाहिए। ऑप्शन ए है एक्टिव पावर, ऑप्शन बी है रिएक्टिव पावर, या फिर ऑप्शन सी लोड फैक्टर, या फिर मैक्सिमम डिमांड। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एक्टिव पावर। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वो जो है किसका रेशियो होता है, एक्टिव और पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 17। एक फ्रिज में ठंडा कॉइल पर ठंड का गठन, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन कूलिंग कॉइल्स इन अ रेफ्रिजरेटर। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर, देखते हैं। ऑप्शन ए है COP में सुधार करता है, या फिर ऊर्जा हस्तांतरण बढ़ जाती है। ऑप्शन सी बिजली की खपत को कम करते, बिजली की खपत को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि ये क्या करता है, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द कूलिंग कॉइल इन अ रेफ्रिजरेटर, वो बिजली की खपत को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कंप्रेसर में एक एयर ड्रायर का मूल कार्य है। जो भी कंप्रेसर लगा है उसमें जो एक एयर ड्रायर की जो यूनिट होती है उसका क्या काम होता है। ऑप्शन ए है कंप्रेसर में प्रवेश करने से धूल को रोकना, या फिर ऑप्शन बी इंटरकूल से पहले नमी निकालना, या फिर ऑप्शन सी कंप्रेसर फंक्शन में नमी निकले, या फिर ऑप्शन डी आफ्टर कूलर के डाउन स्ट्रीम पर नमी निकले। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है रिमूव मॉइस्चर एट द डाउन स्ट्रीम एट द आफ्टर कूलर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड्स है GLS से आप क्या समझते हैं कि GLS की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है जनरल लैम्प सोर्स, ऑप्शन बी जनरल लैम्प सर्विस, या फिर जनरल लाइटिंग सर्विस, या फिर जनरल लाइटिंग सोर्स। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी जनरल लाइटिंग सर्विस। अब याद रखिए GLS स्टैंड फॉर जनरल लाइटिंग सर्विस।
अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है डीजी सेट के परिचालन दक्षता भी इस पर निर्भर करती है। तो डीजी जो होती है किस पर डिपेंड करती है? टर्बो चार्जर पर डिपेंड करती है, इनलेट एयर टेम्परेचर पर, या फिर लोड परसेंटेज पर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी आपका इसकी जो डिपेंड करती है डीजी की दक्षता, वो टर्बो चार्जर पर भी डिपेंड करती है, इनलेट एयर टेम्परेचर पर भी करती है, और परसेंटेज लोडिंग पर भी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बिजली की एक इकाई KCL ताप इकाइयों के बराबर। तो बताना है कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल एंड टू कितने KCL के हीट यूनिट के इक्वल है वो। तो फ्रेंड्स का ऑप्शन 800, 860, 400 या फिर 680। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 860। ठीक है, आप याद रखिएगा जो एक इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट होती है वो 860 KCL के बराबर होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर इज द प्रोसेस टू रिमूव, के पानी का विखंडीकरण हटाने की प्रक्रिया है। क्या हटाता है वो? डिजॉल्व ऑक्सीजन को हटाता है, या फिर डिजॉल्व सॉल्ट को, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर क्लोरीन को। फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिजॉल्व सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। चूड़ित कोयले से चलने वाले बॉयलर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फायरिंग का प्रकार है। तो कौन सी फायरिंग यूज़ करी जाती है हमें? ओवर फायरिंग, टेंजेंशियल फायरिंग, या फिर वर्टिकल फायरिंग, या फिर मिक्स्ड फायरिंग फॉर इफेक्टिव हीट ट्रांसफर। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, टेंजेंशियल फायरिंग का जो है वो यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि आमतौर पर सबसे अच्छे अप्रोच एक कूलिंग टावर हासिल कर सकता है, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है वो कूलिंग टावर कैन बी अचीव। तो ऑप्शन ए है 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 12 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन सी 8 डिग्री सेल्सियस, या फिर 2.8। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो है 2.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर सकते हैं हम, कोई भी एक अच्छे कूलिंग टावर को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ECBC भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। So the Energy Conservation Building Code ECBC was launched by Ministry of Power Government of India in। तो कब ये जो है वो मतलब दिया गया, मतलब ये बनाया गया था, कब लॉन्च किया गया था इसको? तो ऑप्शन ए है मई 2007 में, या फिर ऑप्शन बी मई 2006 में, या मई 2008 में, या फिर मई 2009 में। तो मैं जो करेक्ट आंसर वो है मई 2007 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की जो हमने मॉक टेस्ट 1 के जो सारे जो थे वो सॉल्यूशन को कवर कर लिया है। तो प्लीज़ इस तरह ही आप इस चैनल को से जुड़े रहिए, और सारी आगे की अपडेट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी कि कौन सा टेस्ट कब होता है और उसकी टाइमिंग क्या है। ठीक है, उसको सारा प्रोसेस जो है वो मिल जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।